अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद आमिर हुसैन और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जायचा ऑनलाइन पर आप सभी व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चंद उन योगों की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके कारण व्यक्ति संपन्न होता है लेकिन दरिद्रता छाई रहती है। व्यक्ति सुंदर और समर्थ होता है, विवाह के रिश्ते पास नहीं आते। हर प्रकार की संपन्नता के बाद भी दरिद्रता बहुत तंग करती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कर्जा लेना पड़ जाता है। इसीलिए आज हम चंद बाधित गिरोह की श्रृंखला में चंद उन योगों की चर्चा करेंगे जैसे कि कर्जा लेना। अब धन हमारे पास भरपूर हो, ये सबसे अच्छा आनंद है, मगर फिर भी घर मकान बनाना हो आसान तो नहीं, कर्जा लेना ही पड़ता है। या बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना हो, आजकल पढ़ाई भी कुछ सस्ती नहीं रह गई है। MBA कराना हो, MCA कराना हो, इंजीनियरिंग की विद्या पढ़ानी हो या डॉक्टरी विद्या के लिए बच्चों को विदेश भेजना हो, तो गरीब माँ बाप के लिए इस महंगाई के दौर में 5, 7, 10 लाख रुपए का खर्चा एकदम वहन करना इतना आसान नहीं। तो ये वो कर्ज़ होता है जो विद्या के लिए लिया जाता है। इसी तरह बेटे या बेटी की शादी करनी हो तो बेचारे गरीब माँ बाप कहाँ से धन नहीं पकड़ते। कर्ज़ों के बहुत स्वरूप हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ घर मकान बनाने के लिए ही कर्ज़ा लिया जाए, विदेश जाने के लिए भी कर्ज़ा लिया जा सकता है, या कोई पुराने ऋण को चुकाने के लिए भी कर्ज़ा लिया जा सकता है। शादी करनी हो तो कर्ज़ा, घर मकान बनाना हो तो कर्ज़ा। कर्ज़ों के बहुत रूप हो सकते हैं। या माँ बाप का ही कोई पुराना कर्ज़ा हो, ऋण हो, जो बच्चों को चुकाना पड़ जाता है। कभी कभी तो वहाँ भी परेशानियाँ आ जाती है। इसीलिए देनदारी ही होती है। और जब आपने किसी का कर्ज़ा देना हो तो आप भला चैन से कब सो पाते हैं? ज्योतिष में जन्म कुंडली में जितने भी योग बनेंगे, इसमें हमारे नवग्रह, 27 नक्षत्र, कर्णों का, तिथियों का बहुत महत्व होता है। आगे जन्म कुंडली के चंद विशेष भावों की चर्चा करते हैं, जिसे जन्म कुंडली का छठा भाव। अब छठा भाव होता ही कर्जे का है। छठे भाव से ये देखा जाता है कि व्यक्ति ने कौन कौन से कर्ज लेने हैं। छठे घर से ये देखा जाता है कि कौन कौन से योग कर्ज़ों के हवाले से परेशान करने वाले हैं। वैसे तो योग बहुत बनेंगे। इसी तरह जन्म कुंडली के 31 भाव से भी कर्ज़ों के योग देखे जा सकते हैं, जो कि कर्ज़ों के बारे में बताते हैं। इसी तरह जन्म कुंडली के 22 भाव से भी कर्ज़ों के योग देखे जा सकते हैं, और जन्म कुंडली का द्वितीय भाव भी कर्ज़ों के बारे में बता सकता है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट का जो पंचम भाव होता है, वहाँ से भी कर्ज़ों के योग देखे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि इतने सारे भाव से कर्ज़ों के योग देखे जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जन्म कुंडली के छठे भाव के बारे में बताते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी नीच का हो और वक्री हो, और ये जन्म कुंडली के 22 भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति को कोई ना कोई ऋण चुकाने के लिए, कोई ना कोई पुराना कर्जा चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसी तरह मान लीजिए जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 31 भाव में बैठा हो तो भी कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन ये जो योग बनेगा 31 भाव का, ये कर्जा लॉन्ग टर्म का हो सकता है, यानी 5 साल से लेकर 20 साल तक का हो सकता है। और अमूमन अगर जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी 31 भाव में बैठा हो तो व्यक्ति या तो बैंक से कर्ज लेता है या किसी प्राइवेट स्कीम के ज़रिए से कर्ज लेकर अपने कर्जे को दूर करता है। लेकिन द्वितीय भाव में जो ये योग बनेगा, ये अचानक से कर्जा आ जाता है व्यक्ति के पास। यानी मान लीजिए कारोबार में नुकसान हो गया तो कर्जा लेकर उस कर्जे को दूर किया गया, या हमने घर मकान लिया था, वहाँ हमें नुकसान हो गया, कोई धोखा हो गया। द्वितीय भाव में जो योग बनता है कर्जे का, वो व्यक्ति अचानक से उस पर कर्जा आ जाता है, यानी अचानक से कोई परेशानी आ जाती है और फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है और फिर अपने उस कर्ज को कर्ज लेकर दूर करता है। तो कभी कभी तो वहाँ भी परेशानी आ जाती है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी
पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये जो कर्जा होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मान लीजिए हमने किसी से उधार पे कोई माल लिया, अब हमने जिसको माल बेचा उसका पैसा तो हमें नहीं मिला, अलबत्ता ये हुआ कि उस कर्ज़े का भुगतान कर्ज़ा देने में ही निपटाना पड़ा, तो कभी कभी वहाँ भी परेशानी आ जाती है। तो अगर पंचम भाव में कर्ज़े का योग बनता है तो ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता है। यानी हमने किसी से कर्ज़ लेकर किसी को कर्ज़ दिया, तो वो बंदा तो कर्ज़ लेकर चला गया, लेकिन जिससे हमने कर्ज़ लिया था उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ा, तो कभी कभी यहाँ भी परेशानी आ जाती है। अब इसी तरीके से मान लीजिए जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी दोनों ही छठे भाव में आ जाए तो व्यक्ति का तो बुरा हाल हो जाता है। यानी कर्जा जैसे निपटने का नाम ही नहीं लेता। इधर जो हमने धन जोड़ा था उसका भी व्यय होता है, और जो हम कर्ज़ लेकर कर्ज़ चुकाते हैं उसका भी व्यय हो जाता है। यानी वो कर्ज़ भी हम जो लेते हैं उधार पे, वो कर्ज़ भी हम नहीं दे पाते। अब इसी तरह मान लीजिए छठे भाव का स्वामी भाग्य स्थान में चला जाए तो भी कर्ज़ों का योग बनता है। यानी इंसान ऐसा कर्ज़ों में फंसता है कि एक कर्ज़ चुकाता है तो नए कर्ज़ में फंस जाता है। यानी उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जैसे नरक बन जाती है। यानी कर्ज़ा उतरता ही नहीं है, जो ऋण होता है वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो अगर छठे भाव का लॉर्ड भाग्य स्थान में बैठ जाए तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे इंसान को कभी भी कर्ज़ लेकर कोई कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान के जीवन में, उसके भाग्य में ये लिखा होता है कि तो जीवन भर कर्ज़ लेकर ही गुजारा करना है। लिहाजा ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि कर्ज़ ना ले, जितना ज़्यादा हो कर्ज़ से बचे। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली के एकादश भाव का जो स्वामी है वो जन्म कुंडली के छठे भाव में आ जाए तो भी कर्ज़ों का योग बनता है। तो ये जो कर्ज़े का योग बनता है ये भी लॉन्ग टर्म बनता है, यानी कर्ज़े पे कर्ज़ा चलता रहता है। यूँ समझिए कि ऐसा व्यक्ति अगर बाहर भी चला जाए, विदेश भी चला जाए, तो भी कर्ज़ों के चुंगल से निकल नहीं पाता। यानी कर्ज़ा उसका बढ़ता ही रहता है, कर्ज़ा उसका ख़त्म ही नहीं हो पाता अगर एकादश भाव का लॉर्ड जन्म कुंडली के छठे भाव में आ जाए। तो आपने देखा कि जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस जिस भाव में जाता है तो किस किस तरीके का कर्ज़ा या ऋण हम पर डालता है वो मैंने आपको बताया। तो जब भी जायचा बनाया जाए उसमें ये ज़रूर देखा जाए कि छठे भाव पर किन किन पाप गिरों का प्रभाव है और छठे भाव का स्वामी कहाँ है, ताकि उस आने वाली परेशानी को, उस आने वाले कर्ज़ों के योग को दूर किया जाए। उसके लिए रेमेडी करनी चाहिए, सत्कार देने चाहिए, ताकि आने वाले बुरे वक्त से या कर्ज़ों के योग से हम महफूज रह सकें। इसके लिए आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या जो भी ये चीज़ जानते हैं जायचा बनाना, आप उनसे रब्ता करके अपने कर्ज़ों के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा और भी जन्म कुंडली में योग होते हैं, तो आइए हम 2-3 योगों के बारे में आपको और बताते हैं। जैसे जन्म कुंडली में दुर्धरा योग। अब दुर्धरा योग क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए कि जन्म कुंडली में दुर्धरा योग का निर्माण कैसे होता है। जब भी जन्म कुंडली बनाई जाए उसमें देखें चंद्रमा कहाँ है। यानी जब भी जायचा बनाया जाए तो जायचा बनाने के बाद ये देखा जाए कि जन्म कुंडली में चंद्रमा के द्वितीय भाव में और चंद्रमा के द्वादश भाव में राहु, केतु और सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो ऐसे योग को दुर्धरा योग कहते हैं। इस योग को एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ कहीं भी बैठा हो उससे जन्म कुंडली के दूसरे भाव में और जन्म कुंडली के द्वादश भाव में राहु, केतु और सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठे हों तो ऐसे योग को दुर्धरा योग कहता है। दुर्धरा योग में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा इंसान बहुत इज्जत पाता है, ऐसा इंसान जीवन में बहुत पैसा देखता है, ज़िंदगी में बहुत मेहनत भी करता है। ऐसा इंसान मेहनती होता है, ऐसा इंसान धनवान होता है, रूपवान होता है। ऐसे इंसान की इज़्ज़त हर इंसान करता है और ऐसे इंसान के दोस्त अहबाब बहुत होते हैं, उससे मोहब्बत करने वाले होते हैं और ऐसा इंसान जॉइंट फैमिली में रहता है। यानी यूँ समझिए कि ऐसा इंसान राजा के सम्मान होता है।
और जिसकी कुंडली में दुर्धरा योग हो, ऐसे लोग सोसाइटी में या जिस भी इलाके में वो रहते हैं वहाँ उनका नाम, इज्जत और एक मुकाम होगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं। इन्हें ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो दूसरों से अलग होती है, नुमाया होती है। इन्हें ऐसे लोग घर वालों की जान होते हैं, दोस्तों की जान होते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, लोग उनसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं। और ऐसा इंसान जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। ऐसा इंसान ज़िंदगी में हर उरूज को प्राप्त करता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये दुर्धरा योग है तो भाग्यवान हैं आप। ज़िंदगी में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप इसके विपरीत भी देखिए, यानी अभी जो मैंने आपको दुर्धरा योग बताया है, अब इसके विपरीत भी एक योग बनता है। यानी मान लीजिए जन्म कुंडली बनाने के बाद चंद्रमा के दाएं और बाएं कोई भी ग्रह ना हो, यहाँ तक कि केंद्र में भी, चंद्रमा से केंद्र में भी कोई भी ग्रह ना बैठा हो, शुभ ग्रह की उपस्थिति बिल्कुल ना हो, तो ऐसे योग को केंद्रुम योग कहते हैं। केंद्रुम योग बहुत ही खतरनाक योग होता है, बहुत ही बुरा योग समझा जाता है। यानी ऐसा इंसान अगर राजा के घर भी पैदा हो, बादशाह के घर में ही पैदा हो, किसी मिनिस्टर के घर में ही पैदा हो, तो फ़कीर हो जाता है, उस पर कर्जा हो जाता है, दर धर का भिखारी हो जाता है। और ऐसे इंसान से उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब उसे मुँह नहीं लगाते, भिखारी समझते हैं, जलील करते हैं उसको। ऐसा इंसान सुस्त होता है, ऐसा इंसान जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता, ऐसा इंसान जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। ऐसे इंसान का पैसा चोर ले जाते हैं, डाकू ले जाते हैं, डॉक्टर्स ले जाते हैं, वकील ले जाते हैं, दोस्त अहबाब ऐसे इंसान को लूट के खा जाते हैं जिसकी कुंडली में केंद्रुम योग हो। अगर आपकी कुंडली में केंद्रुम योग है तो आप उसके लिए वज़ाइफ करें, सदक़ात दें, ताकि इस योग का अशुभ प्रभाव समाप्त हो। तो ऐसा होता है दुर्धरा योग। अब इसी तरीके से आइए हम एक और योग की चर्चा करते हैं। इस योग को मृदन योग कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जन्म कुंडली में मृदन योग कैसे बनता है। यानी जब भी जन्म कुंडली बनाई जाए, यानी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, यानी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, उसकी फ़िक्र मत करना। लेकिन वो ग्रह जिस नवमाश में हो तो उस ग्रह का अधिपति सुरक्षेत्री हो, बलवान हो और केंद्र में हो, तो ऐसे योग को मृदन योग कहा जाता है। मृदन योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रूपवान होता है, गायकी में इसका नाम होता है। ऐसा इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, ऐसा इंसान मीडिया एंकर हो सकता है, ऐसा इंसान सियासतदान हो सकता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा गुलकार बन सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान की आवाज़ में एक जादू होता है। ऐसा इंसान अपने आवाज़ के जादू से लोगों के दिल को जीत लेता है। लोग उसकी आवाज़ में खो जाते हैं, लोग उसके सुर में खो जाते हैं। आपने देखा मेहंदी हसन को, मलका तरन्नुम नूरजहां, ये सभी जादूगर थे अपनी आवाज़ में, अपनी कला में। इनकी कुंडली में भी मृदन योग का निर्माण हुआ। मृदन योग जिसकी भी कुंडली में होता है, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वो गायकी में अपने आप को मनवाए। ऐसा इंसान मीडिया में चला जाए, ऐसा इंसान बहुत अच्छा मीडिया एंकर बन सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इंसान की आवाज़ में वो जादू होता है कि हर इंसान
उसकी आवाज़ में खो जाता है। ऐसा इंसान नसीब वाला होता है, ज़िंदगी में वो उरूज देखता है जो वो चाहता है। तो आपने देखा कि जन्म कुंडली में कैसे कैसे योग बन जाते हैं। अभी तो हमने आपको चंद योगों के बारे में बताया है। इंशाल्लाह मैं आपको जब भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको जन्म कुंडली में बनने वाले योगों के बारे में बताऊं कि कैसे योग बनते हैं, उन योगों का क्या फल होता है और क्या असर हमारे जीवन पे पड़ता है। वो सब इंशाल्लाह मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग जहाँ रहें आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।